हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? ओके। क्या मैम, आपने वो इंडिकेटर्स अपने चार्ट के ऊपर लगा के देखे, कुछ किया स्टॉक मार्केट में? हम्म। अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो अभी तक बेसिकली अपन ने ना ट्रेडिंग सीखी है। ठीक है। अपन ने क्या देखा है अभी तक ट्रेडिंग के अंदर कि भाई कितने टाइप के इंडिकेटर्स रहते हैं। ठीक है। बाद में कौन कौन सी टाइप की कैंडलस्टिक रहती है, जिसके बाद स्टॉक ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे जा सकता है। ठीक है। और तीसरी चीज अपन ने देखी है कि कैसे आप बहुत सारे इंडिकेटर को साथ में लेकर ट्रेड कर सकते हो, यानी कि प्राइस एक्शन। ठीक है। कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। लेकिन अभी तक अपन ने इसकी थ्योरी देखी है। अब अपन अगले, जब तक अपना क्लास चलेगा हर रोज इसके ऊपर, अब मैं क्या करूंगा, इंडिकेटर को, ये अपना जो कैंडल स्टिक है इसको, और साथ में जो प्राइस एक्शन अपन ने देखी है, इन तीनों चीजों को मिलाकर अब मैं सारी चीजें अपने चार्ट पे लगा दूंगा। और ये सारी चीजों को मिलाकर आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है। कि आपको कैसे स्टॉक ढूंढना है, कब उसके अंदर एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, ये सब। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट आपने कोई ट्रेड लिया। ठीक है। तो आपको उस ट्रेड के अंदर अपना रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिस्क मैनेज करने से मेरा मतलब है, सपोज दैट आपने स्टार्ट किया अभी कोई स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना। ठीक है। आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए, जैसे मैं जनरली अभी तक इक्विटी के अंदर ट्रेड करता था। ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस था पिछले 4 सालों से। और मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग की थी, जब मेरे पास पैसे कम थे, कैपिटल कम था। फिर रिसेंटली क्या हुआ, 4 साल हुआ है, और अभी जब मैं क्लास आप मैंने जब आपके साथ क्लास स्टार्ट की है, तब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ देखा कि मैं भी ऑप्शंस करके देख सकता हूँ, क्योंकि एक बार की कैपिटल तो बन गई है ना। लेकिन मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना था हमेशा से, राइट। तो मैंने अभी अभी 2,000 रुपये लगाए ऑप्शंस के अंदर। ठीक है। और वहां से ट्रेड ऑप्शन, हाँ, ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग ना अलग अलग इसमें होती है। देखिए ट्रेडिंग किस में होती है, एक होती है इक्विटी में, मतलब शेयर्स में। ठीक है। कोई शेयर आपने खरीद लिया नीचे और ऊपर जाके बेच दिया। ठीक है। तो मैं अभी तक इक्विटी में कर रहा था, पूरा स्टॉक खरीद लेने का और कुछ दिन बाद बेच देने का। फिर रहता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। ठीक है। उसके बाद आता है करेंसी। करेंसी यानी कि आपका रुपया कैसे बढ़ रहा है डॉलर के मुकाबले। ठीक है। करेंसी, अब इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम रहता है ट्रेडर्स के लिए। उसके बाद रहता है कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर वो लोग जाते हैं जिनके पास कैपिटल पहले से ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज भी बहुत लगती है कमोडिटी में। ठीक है। तो अभी तक मैं सिर्फ था एक्टिव इक्विटी के अंदर। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है कि भाई मैं ऑप्शंस को भी एक बार एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है। तो जैसे कि पिछले 2 दिन से मैं आपको दिखा रहा था, मैं सिर्फ 2,000 के ऊपर ट्रेड लिया। ठीक है। 40 रुपए मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि मेरे ब्रोकरेज कट जाएंगे, राइट। तो 40 के ऊपर मेरे को प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो पिछले 10 दिन से कर रहा था, तो 2,000 के करीबन 3,000 हुए। ठीक है। अब ये हो गया। अब आज के दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। इसके 2 रीजन है। सबसे मैं आपको बताता हूँ, आपको ट्रेड लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है आज का। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैंने आज ट्रेड क्यों नहीं लिया। तो फॉर एग्जांपल, हो गया।
तो मैंने यहाँ पे जूम आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन का इधर का जो भी पोर्शन है, ये आज के दिन की ट्रेडिंग है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, आज सुबह होते ही मार्केट में नीचे गिर गया, ठीक है। अब ये पहले आधे घंटे का मूवमेंट है, और आधे घंटे के इसमें मैं कभी भी जो ट्रेडिंग है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसे करता हूँ। कभी भी मैं ट्रेडिंग सुबह 9:15 को ओपन होता है, 9:15 से तो 10 के बीच में कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत जनों का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम फास्ट रहता है तो ऐसा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई एक स्टेबल मोमेंटम रहे जिसके अंदर मैं ट्रेड लेके आसानी से पैसे बना सकूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुअलिटी बहुत रहती है, एकदम से नीचे जाके ऊपर आ जाता है ना। तो इस वजह से मैं ये टाइम के अंदर ट्रेड नहीं लेता हूँ, पहली चीज। सेकंड चीज, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्स किया और फिर वो पूरे रेंज में घूमते रहा, और तब मैं कॉलेज में था, और एंडिंग के अंदर जब इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया तब मैं प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। तो मेरा आज कोई नहीं है लेने का। फिर अब कुछ लोग रहते हैं जो सपोज ऑप्शंस करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या रहते हैं मैं आपको बताऊंगा। वो लेते हैं थर्सडे के दिन ट्रेड। थर्सडे को क्या रहता है, तो वीकली एक्सपायरी रहता है निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, यानी कि जो भी आपकी पुट ऑप्शंस है, ठीक है, पुट और कॉल जितनी भी ऑप्शंस है, उसकी प्राइस सपोज 100 रुपए चल रही है, तो वो दोपहर को 3:30 बजे उसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा प्रीमियम नीचे गिरने लग जाता है ज्यादा जोर से, ठीक है। ये होता है आपका गुरुवार के दिन, राइट। तो अब क्या है, क्योंकि गुरुवार के दिन यहाँ पे प्रीमियम अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है स्टॉक, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी नीचे गिरता है, ठीक है। लेकिन वही अगर वो स्टॉक मतलब कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी भाग गया एक डायरेक्शन में और आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, तो आपके 1000 के 3000 भी बन सकते हैं, ठीक है, गुरुवार के दिन ही। हाँ, क्योंकि अगर सपोज आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आपने बोला ऊपर जाएगा और स्टॉक नीचे चले गया, तो आपका लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आपने बोला ऊपर जाएगा और स्टॉक सही में ऊपर जाने लग गया, तो आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो कम टाइम में ऊपर चल जाता है तो, ठीक है। तो जनरली जो लोग रहते हैं, लोग जनरली थर्सडे के दिन बहुत ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो है कि अगर आप कई बार 1,00,000 लगा के यहाँ पे 20,000 भी कमा सकते हो, ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभार। लेकिन इतना कोई होल्ड नहीं करता है, पहली चीज, क्योंकि ऑप्शंस की प्राइस अगर आप लो देखेंगे थर्सडे के दिन, तो क्या होता है, कुछ ऑप्शंस रहते हैं 40 रुपए के ऊपर लो, और उसका हाई रहता है 400 रुपए का उसी दिन सेम डे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे यार 10 गुना पैसा बन गया, 10 टाइम पैसा बन गया। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने ये 40 से 400 रुपए तक जब तक वो जा रहा था प्राइस, तब तक होल्ड करके रखा है अपने ऑप्शंस को, ठीक है। और वो भी एक्सपायरी के दिन, क्योंकि सब जन क्या करते हैं, एक लिमिट फिक्स करके रखते हैं, अपना टारगेट क्या है, ये है क्या है, और उसके बाद बेच देते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैं जनरली थर्सडे को अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर आप एक, हाँ बोलिए, ओके। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करो, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बन रही है। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी कब बनती है, मुझे होल्ड कर सकता हूँ मैं, ठीक है, होल्ड कर सकता हूँ टाइम के हिसाब से। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब फ्राइडे को और मंडे को ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार को, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, जो आपका ऑप्शन का प्राइस गिरना रहता है वो कम होता है, ठीक है, तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब वेडनेसडे और थर्सडे आता है, तब ऑप्शन का प्राइस बहुत जल्दी नीचे गिरता है। तो अगर आप गलत निकले तो आपके मतलब जितना लॉस होना था उससे 2 गुना लॉस होता है आपको, ठीक है। तो आपको पहले आपकी स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी, ओके। तो आज ना मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आज जो कंसेप्ट है मेरा रिस्क मैनेजमेंट का, तो आपको रिस्क मान के चलना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं आपके सामने, राइट। अब सपोज आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकली आपने एक स्टॉक लिया जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। आपने सपोज वो स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा, ठीक है, वो स्टॉक की वैल्यू ऊपर गई यहाँ पे। जब आप स्टॉक को खरीदने का बना रहे हो मन, ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल लॉजिकल रीजंस होने चाहिए, ठीक है।
आप बिल्कुल लॉजिकली सोच के रखना चाहिए कि आप स्टॉक को क्यों खरीद रहे हो। ठीक है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके अंदर रिजल्ट अच्छा आएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो सारे रीजन आपके क्लियर होने चाहिए। क्या आप देख रहे हो वहां पे बुलिश एंगल्फिंग बार बना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। मतलब कभी भी ट्रेड लेते समय आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड क्यों लिया, नंबर 1। सेकंड चीज ये, जब आप ट्रेड लेते हो आपको उसी टाइम पे फिक्स होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या होने वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर जैसे स्टॉक आया आप बेच के निकल जाओगे। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जिसके नीचे जैसे ही स्टॉक गया आप बेच के निकल जाओगे। ठीक है, तो 2 चीज आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए जब आप ट्रेड लेते हो। आपका टारगेट क्या है और आपका स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, कई बार इंसान लालच के अंदर क्या करता है और कई बार इमोशनली भी क्या करता है। 100 रुपए पे खरीदा, जब मैं खरीद रहा था तब मैंने जो कैलकुलेशंस की थी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 120 रुपए का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि ये स्टॉक ऊपर तो जाने वाला है, तो ये 115 से लेकर 120 के बीच में कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और वापस नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऊपर गया 120 के लेवल को हिट किया और 125 रुपए हो गया। ठीक है, आपने बेचा नहीं जबकि आपका लेवल भी हिट हो गया था। फिर जब ये 125 था आपको लगा कि भाई अब ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो आप होल्ड करके बैठे उसको। तो क्या है यहाँ पे गलती क्या है, सबसे पहले आपने जो टारगेट फिक्स किया था आपका टारगेट पहले से हिट हो गया। ठीक है, आप सिंपल सा क्या करो, अपना स्क्योर ऑफ करो पोजीशंस को, अपने पोजीशन को स्क्योर ऑफ करना और अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट तो यहाँ पे हिट हो गया। सेकंड चीज, अगर ये स्टॉक नीचे जाता है 100 रुपए के, ठीक है, तो वो क्या प्राइस है जिसके नीचे अगर स्टॉक गया तो मैं यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लूंगा। ठीक है, ये भी आपको फिक्स करके चलना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट करता है ना, अपन ये होप करते हैं कि भाई अब ये 95 तक गया, नहीं ये तो वापस 100 के ऊपर जाएगा, अच्छा स्टॉक है ना। फिर ये 90 पे गया, अपन बोलते नहीं नहीं इतना नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता। ये अपन क्या करते हैं, वहां पे स्टॉक की सपोर्ट ढूंढने लग जाते हैं कि 90 के ऊपर स्टॉक सपोर्ट है, ये है वो है। ठीक है, जबकि आपको 95 के ऊपर ही एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरा बोलने का बस यही मतलब है कि आप जब भी ट्रेड लो 100 रुपए के ऊपर, आप हमेशा फिक्स करो कि आपने ट्रेड क्यों लिया है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही ट्रेड लेना है वैसे ही अपना टारगेट फिक्स करो, अपना स्टॉप लॉस फिक्स करो, ऐसे। ठीक है, और जैसे ही वो हिट किया निकल जाओ। ठीक है, अब जो तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर लेवल आपका टारगेट होना चाहिए या स्टॉप लॉस होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ये चीज का आपको पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए क्या रहता है, अभी तक अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन के अंदर अपन ने क्या सीखा कि किसी भी स्टॉक के अंदर सपोर्ट कैलकुलेट करना है आपको, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, है ना। ऐसे वर्टिकुलर लाइंस बनी है, ये जो वर्टिकल लाइंस बने ये सब क्या हो गया, इसका ये रेजिस्टेंस हो गए सारे। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, नीचे है ये सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये मूविंग एवरेज देखे थे, ऐसे ऐसे कलर, अलग अलग कलर के मूविंग एवरेजेस थे। अगर तो कैंडलस्टिक इसके ऊपर है तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये भी अपन ने देखा है। अगर कैंडलस्टिक इसके नीचे है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या फिक्स करना है, टारगेट और स्टॉप लॉस। अब वो कैसे होना चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि 1:1 का रेशियो रखते हैं। यानी कि अगर आपने 100 रुपए पे खरीदा है, ठीक है, और आप अगर 105 रुपए का टारगेट ले रहे हैं, ठीक है, तो 105 रुपए का टारगेट है आपका। ठीक है, ये हो गया टारगेट। तो यहाँ से 5 रुपए नीचे यानी कि 95 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग मतलब मोस्टली ट्रेडर फॉलो करते हैं 2:1, यानी कि आपका प्रॉफिट हमेशा 2 गुना होना चाहिए, मतलब 110 का प्रॉफिट, ठीक है, और 95 का लॉस, स्टॉप लॉस। तो इस केस में क्या होगा, अगर स्टॉक की प्राइस नीचे गिरती है तो आपका 5 रुपए लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक बार भी स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ती है तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि दुगना प्रॉफिट होगा। ठीक है,
तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपना एक्यूरेसी अगर कम भी रही आपकी तो भी आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको रेशियो ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बोलूंगा स्टार्टिंग में से आप 2:1 का ही रखो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए पे बाइंग किए। अभी तक मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? ओके, तो समझ लीजिए आपने 100 रुपए के ऊपर बाइंग किए। ठीक है, और आपका यहाँ पे टारगेट है 110 रुपए और स्टॉप लॉस है 95 रुपीज। ठीक है, लेकिन जब अपन चार्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, चार्ट के ऊपर से अपने को दिखता है कि जो 108 रुपए 108 रुपए के पास से ऐसी लाइन जा रही है। ठीक है, और ये अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, 200 दिन की ईएमए है, मूविंग एवरेज। ठीक है, जो अपन ने कलरफुल लगाया था वो। ठीक है, तो क्या आपका ये 110 रुपए का टारगेट सही है? क्योंकि आपको ये पता है कि प्राइस अभी नीचे है, तो ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपने अज्यूम किया है कि 110 रुपए तक जाएगा स्टॉक, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो उसको 108 रुपए के ऊपर रेजिस्टेंस फील होगा, है ना, तो हो सकता है वो 108 पे जाओ नीचे गिर जाए। ठीक है, या तो फिर जो 95 है, 95 के आसपास कोई लाइन ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया, 5 रुपए का लॉस और 10 रुपए का प्रॉफिट सोच लिया। लेकिन एक्चुअली में जो सपोर्ट है यहाँ पे एक 50 दिन की मूविंग एवरेज जा रही है जो 92 रुपीज के ऊपर है। तो एक्चुअली में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 92 रुपीज के ऊपर है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने क्या कर लिया, 5 रुपए का लॉस और 10 रुपए का प्रॉफिट ऐसा फिक्स करके रैंडमली यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया, टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी आपका क्या होगा, तो लॉस होगा। जैसे ये 100 रुपए का प्राइस है, हो सकता है स्टॉक यहाँ से नीचे जाए। ठीक है, 92 रुपीज के ऊपर जहाँ पे 50 डेज का ईएमआई यहाँ पे सपोर्ट ले, तो आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना, तो आपने 95 के ऊपर यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। फिर क्या हुआ, ये वापस ऊपर जाने लग गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये ऊपर गया और मे बी इसने 120 रुपए के लेवल को हिट कर दिया, लेकिन आपने इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं ली उसके बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो आपको स्टॉप लॉस भी ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन हो, जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी स्टॉक को बाय करता हूँ, ठीक है, जैसे मनप्पुरम फाइनेंस, ठीक है, तो ये मनप्पुरम फाइनेंस है, मैं इसका 1 डे का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए, अगर सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपको जैसे दिख रहा होगा, ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है, यानी कि इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था, जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड रहता है, अपने को क्या करना है, उसके सपोर्ट के पास बाय करना है और उसकी रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। ठीक है, ये चीज तो आप चाहे तो इसके अंदर भी वो कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर ये नीचे की तरफ एक रेड कलर की कैंडल बनाता है और उसकी सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत ही उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि वो स्टॉक थोड़ा नीचे गिरेगा और रिट्रेस करेगा, ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर सपोज ये स्टॉक यहाँ पे आता है रिट्रेस करके और वो इस तरह की कुछ कैंडल बनाता है जो अपन ने कल देखी थी। ठीक है, इस तरह की, राइट, हाँ, ये उल्टा हैमर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन वो इतना ऊपर जाके भी उसको नीचे लाया, गिराया, और जो उसकी क्लोजिंग है स्टॉक की, वो स्टॉक की क्लोजिंग उसके सपोर्ट के नीचे करवाई है, यानी कि अब ये जो सपोर्ट है ये पूरा की पूरा उसका रेजिस्टेंस बन गया, है ना, और ये रहता है कंफर्मेशन। तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप ये वाला देखेंगे, ठीक है,
तो ये वही चीज है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, उल्टा हैमर। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी, बोले तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सिमिलरली आप ये वाला देख सकते हैं, ये हरी वाली, यहाँ पे भी ये लंबी वीक है, ऊपर गया और नीचे गिर गया, है ना। तो इस तरह से आपको ढूंढना है। अब अपन ने जितना सीखा उसके हिसाब से ये वाला जो है, ये वाली जो कैंडलस्टिक है, ये दोनों मिलाकर, ठीक है, ये दोनों कैंडलस्टिक मिलाकर बनती है इनसाइडर बार। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो ये जो दूसरी वाली कैंडलस्टिक है ये इसके अंदर है बिल्कुल, ठीक है। तो इनसाइडर बार के अंदर ट्रेड कैसे करना है अपने को, सिंपल है। इसका जो ऊपर का साइड है इसको पकड़ लो, ठीक है। अब ये रेंज है, जैसे ये स्टॉक इसकी रेंज के ऊपर जाता है या नीचे आता है, अपने को सेलिंग करना है नहीं तो बाइंग करना है, ठीक है। तो अपन अपना डिसीजन कैसे लेंगे कि आपको टारगेट क्या रखना है। तो देखिए अभी प्राइस है यहाँ पे 112 रुपए के ऊपर, ठीक है, इस लेवल पे प्राइस है। तो अपने को देखना है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो ये वाला हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इससे पहले कोई रेजिस्टेंस है क्या, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है, ठीक है, जो मूविंग एवरेज अपन ने लगाई है तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है। ये सभी लाइंस क्योंकि ये कैंडलस्टिक के ऊपर है तो ये सभी इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेंगे, है ना। तो अगर आपका मन करता है कि आपने यहाँ पे बाय कर लेना है, ठीक है, और फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा फिर से, फिर आप एग्जिट कर लेंगे, तो फिर आप जस्ट इमेजिन करिए यहाँ पे तो तुरंत ही बाद में 114 रुपए के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, जबकि प्राइस 112 रुपए का है। तो आप क्या 1-2% के लिए करेंगे यहाँ पे ट्रेड, तो नहीं, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप ज्यादा ट्रेड करेंगे, आपको प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं गिरेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। आप क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल हो सकती है इसके अंदर। एक, इसको जूम आउट कर लो, ठीक है। दूसरा, ये जो पॉइंट है सारे, अब इतने बड़े रेंज के अंदर, ये रेंज कितने रुपीस की है, 110 रुपए से लेकर तो 127 रुपए के बीच की रेंज है, मतलब करीबन 15% की रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर मैं अलग अलग रेजिस्टेंस ढूंढता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं अपनी टारगेट फिक्स कर सकता हूँ। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो मेरे को ये मिल गया 114 रुपए का प्राइस, ठीक है, 114 रुपए का, अभी 112 का है प्राइस, राइट। तो मेरे को ये फिक्स करना है कि भाई 114 के ऊपर अगर गया, ठीक है, तो ही मैं बाइंग करूंगा 114 के ऊपर, ठीक है। फिर आप क्या कर लेना, आप छोटा कैंडलस्टिक पे चल जाना। अभी एक दिन का है तो एक दिन से मैं सीधा चल जाता हूँ एक घंटे का कैंडलस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप एक घंटे के कैंडलस्टिक के ऊपर चले जाएंगे, आपको क्या दिखेगा, ये पिंक कलर की लाइन है, ठीक है, ये 50 डेज का एवरेज है, इसकी वैल्यू है 113 रुपए, ठीक है। ये जो रेड कलर की लाइन है ये है 115 रुपए, ठीक है, मतलब 114 का एक रेजिस्टेंस था, फिर तुरंत 115 का एक रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि बहुत कम गैप के अंदर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, है ना। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक के लिए ऊपर जाना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसको हर एक रुपए के बाद एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे, फिर आप एकदम बड़ा चार्ट ले लोगे। जब आपको समझ आए कि भाई यहाँ पे ये बहुत टाइम लगा सकता है क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तब आप क्या करोगे, आप इसको जूम आउट करोगे और आप देखोगे कि यार ये कब से ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। कब से, तो मार्च 2022 से, मतलब मार्च 2022 से लेकर तो अभी एक साल हो गया पूरा, एक साल से ये स्टॉक इस वाले लेवल के ऊपर गया ही नहीं है, और ये लेवल कौन सा है, तो 127 रुपए का है, ठीक है। तो आपने क्या फिक्स किया कि जैसे ही ये स्टॉक 127 रुपए के लेवल से ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे ही आप तुरंत 127 रुपए के ऊपर इसके अंदर एंट्री ले लेंगे, यानी कि बाइंग कर लेंगे, ठीक है। फिर अब आपको पता चल गया कि आपकी बाइंग साइड क्या है, 127 रुपए बाइंग प्राइस। तो आपको टारगेट फिक्स करना है अपना, ठीक है, और स्टॉप लॉस फिक्स करना है। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या होने वाला है, तो देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, 127 के बाद का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीकली चार्ट लगा लेता हूँ, ये डे का चार्ट है पर डे का, अब मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए अपना ये है कि भाई इस लेवल के बाद अपन यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, ठीक है, 127 के ऊपर। लेकिन अपने को वीकली चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है,
कि 128 रुपए के ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 200 डेज मूविंग एवरेज का। यानी कि आप क्या हुआ, आपने ये देख लिया कि 127 के ऊपर नहीं बाइंग करनी है आपको बाइंग करनी है 128 के ऊपर। ठीक है, जब इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा, राइट, तो आपको आपकी बाइंग प्राइस मिल गई। जो मैं बता रहा था ना, पॉइंट नंबर 1 आपको बाइंग कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो आपको मिल गया कि भाई ये वाला रेजिस्टेंस है, जैसे इसके ऊपर जाएगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको 128 के ऊपर बाइंग करनी है। चलो फिक्स, अब टारगेट फिक्स करते हैं। तो फिर आप ना नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हो कहाँ पे हो। तो देखिए, जहां जहां से स्टॉक नीचे गिरा है, ठीक है, वो वाला सारे पॉइंट ना आप हाईलाइट कर लीजिए। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, उसके बाद ये यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, और ये पूरे पॉइंट के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, जैसे कि मैं बनाता हूँ। देखिए, आपको एडिट में जाना है। ठीक है, आप ड्रॉ में गए और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जहां जहां से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है, जैसे इस पॉइंट से लिया, ये लाइन से। ठीक है, ये लाइन से कैसे लिया, यहाँ पे देखिए, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया फिर से बड़े इसमें नीचे गिरा। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई, फिर एक ये बड़ी लाइन हो गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस वाले पोर्शन के अंदर क्यों, क्योंकि देखिए स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया नीचे लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और वापस सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि कंफर्मेशन दे दिया कि ये सपोर्ट अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। अब ये कौन से नंबर का लेवल है, तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये 156 रुपए का है। ठीक है, तो आपने क्या तय किया, जैसे ही स्टॉक आपका 128 रुपए को क्रॉस करेगा, ठीक है, आप यहाँ पे ले लेंगे पोजीशन। ठीक है, आपने बाइंग की 128 रुपए के ऊपर। अगर आप थोड़ा ज्यादा लंबा होल्ड कर सकते हैं, मतलब करीबन 1 महीना या 2 महीना, तो आपको ये 156 रुपए का एक टारगेट मिल गया कि भाई जैसे 156 रुपए जाएगा मैं एग्जिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टारगेट भी फिक्स कर लिया, यहाँ पे 156 रुपए का टारगेट है। ठीक है, तो आप देखिए कितने रुपए का टारगेट मिला आपको, 28 रुपए का। ठीक है, और ये कितने परसेंट का हो गया टोटल, तो ये आपके करीबन 20% के आसपास हो गया रिटर्न। ठीक है, 20% रिटर्न के आसपास हो गया आपका। अगर आपका रिटर्न 20% का है, तो 2:1 के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितना होना चाहिए, तो वो भी कम से कम 10% का होना चाहिए, है ना। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ये सोचते हैं कि भाई मैं 10% का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलता हूँ, तो क्या होगा, 128 के ऊपर आपके पाएंगे, लेकिन आपको दिखता है ये जो स्टॉक है ये रेंज के अंदर है। ठीक है, और जैसे ही 10% का स्टॉप लॉस, यानी कि 115 के आसपास का स्टॉप लॉस। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक अगर नीचे गिर गया तो ये वापस रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर पता नहीं कितना लंबा टाइम ले लेगा, है ना। तो आपने क्या तय किया, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, 115 का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना है ना। हर बार हर सिचुएशन सेम नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना है अपनी स्ट्रेटेजी को। तो कैसे कर सकते हो आप सिंपली देखते हो कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे इसको। ठीक है, 128 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे, तो आप देखते हो कि यहाँ पे 123 रुपए का जो लेवल है, ठीक है, 123 रुपए के लेवल के ऊपर एक इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो आप ये फिक्स करते हो कि आप 128 के ऊपर बाइंग करोगे। ठीक है, 123 के नीचे आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि 123 के नीचे निकला आप एग्जिट कर लोगे, और 156 का रहेगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने सिर्फ 5 रुपए का लॉस लिया। ठीक है, और आपका टारगेट यहाँ पे फिक्स हो गया 28 रुपए का, यानी कि ये रेशियो हो गया 6:1 का। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं कि रेशियो जो होना चाहिए वो हमेशा 2:1 या 1:1 का ही होना चाहिए। आपको सिचुएशन को देखना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, फिर सपोज दैट अगर ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक 123 के नीचे गिर गया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप ये भूल जाइए कि ये स्टॉक ना वापस ऊपर चढ़ सकता है, तुरंत ही यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। स्टॉप लॉस हिट हुआ, लॉस बुक करना 5 रुपए पर शेयर का, ठीक है, और निकल जाओ। ठीक है,
फिर आपको फिर से एंट्री कब लेनी है, जब ये स्टॉक फिर से 128 रुपए के लेवल को क्रॉस करेगा ना, तब आपको फिर से इसके अंदर एंट्री लेनी है, ठीक है। और सपोज उस बार भी ये नीचे गिर जाता है, 123 रुपए के लेवल को हिट कर देते हैं, तो आपका अभी तक कितना लॉस हो गया, तो 10 रुपए का लॉस हो गया आपका, ठीक है। फिर तीसरी बार भी जैसे ही ये नीचे गिर के टाइम पास करके ऊपर चढ़ा, आप फिर से 138 रुपए का ले लेंगे, ठीक है। और फिर उस बार इसने फेक नहीं लिया, उस बार ये कंफर्म है कि ऊपर जाएगा, और ये स्टॉक कुछ ही दिन के अंदर ऊपर चलेगा, 156 रुपए का हाई मार दिया इसने, तो क्या हो गया, आपको 28 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो पिछले 2 बार के लॉस और इस बार एक बार का प्रॉफिट, तो आपको 18 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ हर स्टॉक के ऊपर, यानी कि आपको 15% का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कम स्टॉप लॉस लेके ज्यादा टारगेट लो, ताकि आपके अगर आपको 5 में से 4 ट्रेड के अंदर लॉस भी हो जाता है, तो एक ही इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ओके, फिर इसको ही जैसे मैं बोला, ठीक है, कि 6:1 का है, तो ये हर बार चेंज हो सकता है अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है। वो एकदम ही पास में उसका लेते हैं स्टॉप लॉस, मतलब बाय किया 100 रुपए पे, 98 का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, जबकि 98 पे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी ले लिया क्योंकि कम रखना है ना, और 110 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है कब, जब अपने को चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि सही में 98 पे एक सपोर्ट है और सबसे पहला रेजिस्टेंस 110 रुपए के ऊपर है तब, ठीक है। लेकिन लोग ना इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ही टारगेट फिक्स करने हैं सारे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, स्टॉक आपका ऊपर तो जाएगा, ठीक है, 107 रुपए तक जाएगा, लेकिन 107 पे रेजिस्टेंस रहा, यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा और नीचे गिर के वापस आपका हिट कर देगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इतना फायदा जो 7 रुपए का हो सकता था वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस अच्छा रखना चाहिए। और कभी कभी वोलेटिलिटी भी रहती है स्टॉक में, तो क्या हुआ, स्टॉक जो है यहाँ पे ओपन तो ऊपर हुआ है और उसने इस टाइप की कैंडल बना ली, ठीक है, तो ये हैमर टाइप की, तो क्या हुआ, उसने ना क्लोजिंग तो यहाँ पे 100 रुपए के ऊपर ही दी है, ठीक है, लेकिन पूरे दिन में नीचे गिरते समय ये 98 का लो मार टच कर लिया था इसने, ठीक है, 96 का सपोज दैट, ठीक है। तो ये आप 98 के ऊपर निकल गए, तो इसमें क्या होगा, तो आपका ही लॉस होगा क्योंकि स्टॉक तो उसी प्राइस पे है ना। तो आपको क्या कंफर्म करना पड़ेगा कि जो भी कैंडलस्टिक बन रही है, ठीक है, आपके स्टॉप लॉस के नीचे बने, ठीक है। सिर्फ स्टॉप लॉस को हिट करके नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो कैंडलस्टिक आपने देख के स्टॉप लॉस लगाया है, वो कैंडलस्टिक एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉप लॉस के नीचे दे, ठीक है, और उसके बाद आप कंफर्मेशन करके एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं और अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी आपको कोई सवाल है इसके अंदर? अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले तो 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो न्यूज़ के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करते, जो सिर्फ चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कौन सही है? तो मैं बोलूँगा कि जो चार्ट को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है, और उनकी ट्रेडिंग हमेशा सक्सेसफुल हो सकती है। आपको छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं न्यूज़ की वजह से, ठीक है, मे बी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा अगर आप चार्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करोगे तो, क्योंकि जो लोग न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, एक्चुअली में मैंने भी की थी। जब स्टार्टिंग के अंदर अपन आते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं। सपोज दैट अगर मेरे को टाटा मोटर्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टाटा मोटर्स का Q3 का रिजल्ट आया, ठीक है, अब रिजल्ट आया तो मैं वेट करूँगा, अगर मैं क्या सोचता हूँ, जैसे रिजल्ट अगर बहुत पॉजिटिव आ गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो मैं स्टॉक को तुरंत ही बाय कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर चल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट है और काम हो जाएगा मेरा, है ना। और दूसरा तरफ क्या होता है, जैसे Q3 आता है, Q3 के अंदर टाटा मोटर्स 22% का राइज करता है उसके प्रॉफिट में,
ठीक है, प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन एनुअल बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है यहाँ पे 5% से, सॉरी 30% से नीचे गिर गया, 30% डाउन है, ठीक है। तो जो न्यूज़ रहती है वो इंसान मतलब ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाई जाती है। अगर तो किसी न्यूज़ एजेंसी ने ये लिख दिया कि टाटा मोटर्स को 22% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हुआ है, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस वाले क्वार्टर में, ठीक है, तो आप सोचेंगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, पिछले बार से कमाई ज़्यादा हो गई है ना, स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, राइट। किसी इसने लिख दिया कि यहाँ पे टाटा मोटर्स को 30% का एनुअल बेसिस के ऊपर लॉस हुआ है सेम क्वार्टर के अंदर, मतलब पिछले साल क्वार्टर 3 के अंदर जितना प्रॉफिट हुआ था इस बार उसे 30% कम प्रॉफिट हुआ है। तो आप बोलोगे ये तो खराब बात है, स्टॉक को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अब कुछ लोग रहेंगे जो पूरा यहाँ पे चार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या रिजल्ट आया क्या आया कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, हेडलाइन को ट्रेड करने निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको एनुअल बेसिस के ऊपर लॉस क्यों हुआ, ये भी एक रीजन होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि भाई इसको लॉस इसलिए हुआ क्योंकि ये जो स्टॉक है इसके अंदर जो पहले का कर्ज था, ठीक है, इसने क्या किया, जितना भी प्रॉफिट आया ना अपना इस बार का, वो सारे प्रॉफिट से अपना पूरा की पूरा लोन चुकता कर दिया, ठीक है, मतलब डेट फ्री हो गया बिल्कुल, ठीक है। और इसी के वजह से इस वाले क्वार्टर के अंदर उसको 30% का लॉस हो गया, क्योंकि उसने अपने पास के भी पैसे यहाँ पे डाल दिए और लोन चुका दिए। तो अब आप मेरे को बताइए कि क्या चीज़ अच्छी है, लोन चुकाना अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा है, कि एनुअल बेसिस पे लॉस अच्छा है? लोन चुकाना अच्छा है, राइट, क्योंकि अभी अगर वो लोन चुका देंगे तो उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा हर इसमें, और इस क्वार्टर में भले ही लॉस हो जाए तो अगले क्वार्टर से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो मार्केट कैसे रिएक्शन करता है इसको, मार्केट इसको पॉजिटिवली देखता है, जबकि आप इस तरह से देखते हो जैसा आपको न्यूज़ वाले दिखाते हैं हेडलाइन के अंदर कि इसको हो गया प्रॉफिट, इसको हो गया लॉस, ठीक है। तो आपको कभी भी न्यूज़ की हेडलाइन देख के कभी भी उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, आपको न्यूज़ पढ़ना है और उसके बाद, और मोस्टली आप ऐसे देखेंगे कि अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट होने वाला है Q3 के अंदर, ठीक है, तो वो स्टॉक पहले से ही अपने लेवल से बहुत ऊपर चल जाता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ये हमेशा फ्यूचर का प्रेडिक्शन करता है, फ्यूचर का, ठीक है। क्योंकि ऐसा समझिए एक स्टॉक है जिसकी बुक वैल्यू जो है अपन ने बुक वैल्यू समझी थी वो 100 रुपये है, यानी कि थेरोटिकल वैल्यू जो है वो बिजनेस की उस एक शेयर की वो 100 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आज के टाइम पे 250 रुपये, ठीक है। तो कैसे, मतलब बुक्स के अंदर 100 रुपये का शेयर है और लोग उसको 250 रुपये में खरीद रहे हैं, तो लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है वो कल को ही फ्यूचर में जाकर 250 रुपये का हो सकता है सही में, इसलिए लोग आज से उसको फ्यूचर में प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज होती है, राइट। तो आपको हमेशा ये स्टॉक जो है ये हमेशा फ्यूचर को ले लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे अभी रिसेंटली, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट अभी देखेंगे तो आपको पता है 2008 में क्या हुआ था, 2000 के टाइम पे क्या हुआ था, कुछ पता है आपको, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था 2008 में, 2000 के टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, रीजन क्या था इसका, कुछ पता है आपको? ओके, मैं आपको बताता हूँ, और ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, ठीक है, ये ट्रेडिंग से इसका कोई लेन देना नहीं है, लेकिन जो अपन ने इन्वेस्टमेंट किया था ना, पहले सीखा था, ये चीज़ उस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, और आपको पता चलेगा कि आपको, जैसे अभी अडानी का स्टॉक है, ठीक है, अडानी का स्टॉक जो नीचे गिरा, ये नीचे गिरने की वजह से अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टर होते तो आपका लॉस हो जाता, और कितना लॉस होता, तो इसका जो अडानी ग्रीन का स्टॉक है, ठीक है, उसका हाई था करीबन 3100 रुपये, ठीक है, और आज सुबह की तारीख का उसका प्राइस कितना है पता है, एक 15-20 दिन पहले आई थी रिपोर्ट, सिर्फ 600 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे 80% क्रैश कर गया, ठीक है। और मैंने पर्सनली ये चीज़ हमेशा से बोली कि ये स्टॉक ऑब्वियसली अभी ये 600 रुपये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी आधा हो सकता है स्टॉक,
अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 600 रुपये हो गया, आप यहाँ से तो ऊपर जाने की है, अब कितना क्रैश करेगा, है ना। तो अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, ठीक है, आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो आपका स्टॉक यहाँ से 300 रुपये भी जा सकता है, यहाँ से 3 रुपये भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अपन ने अनिल अंबानी का एग्जाम्पल देखा। अनिल अंबानी एक टाइम पे इंडिया का रिचेस्ट मैन था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसका जो स्टॉक था रिलायंस पावर करके, तो वो 2008 के टाइम पे आया था, ठीक है। वो 800 रुपये का आईपीओ था उसका स्टॉक का, और पता है आज की तारीख पे उसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपये। और अनिल अंबानी जो करोड़पति था, अरबपति था, आज उसकी जेब में 0 रुपये है, ठीक है, बिल्कुल भिखारी हो गया वो। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक स्टोरी बताता हूँ, फिर आपको समझेगा कि अभी जो मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये आर्टिफिशियल मार्केट था, और आप कैसे फिक्स कर सकते थे कि मार्केट जो है आगे आने वाले समय के अंदर नीचे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ये हमेशा फ्यूचर अर्निंग को प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर के अंदर जो कमाई होंगी उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लो और अभी से उसको वैल्यू दे दो उतनी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं 2008 का एग्जाम्पल, ठीक है। तो 2008 के अंदर क्या हो रहा था, यूएसए सबसे बड़ा है, राइट। तो यूएसए के अंदर क्या हो रहा था, लोग ना घर खरीद रहे थे, ठीक है। तो सब जन घर खरीद रहे थे, और घर खरीदने के लिए सब जन ले रहे थे लोन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे घर खरीदने की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी लोगों की, तो घर खरीदने के लिए डिमांड बढ़ गई थी, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की, उसकी प्राइस भी बढ़ना हाई हो जाती है, ठीक है। तो एक टाइम था जब जो यूएसए का घर था, मतलब ज़मीन थी, वो ज़मीन की प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चली गई 2005 से लेकर तो 2008 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यूएसए के अंदर बिंदास लोगों ने लोन दिया, बैंकों ने, ठीक है। अब कभी भी आप जिसको लोन दे रहे हो, बैंक हमेशा चेक करती है कि आप जिसको लोन दे रहे हो क्या उसकी जेब में पैसा है कि वो घर अफोर्ड कर पाए या नहीं। तो यूएसए की बैंक ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चालू है, तो इन्होंने दे दिया लोन। ऐसी बहुत सारी इसने लोन दे दिया, और लोग जो थे, मतलब एक्चुअली में इसके ऊपर पिक्चर बना है, उसके अंदर दिखा है कि जो एक इंसान, ठीक है, एक बार के अंदर एक वेटर की जॉब करता है, ठीक है। एक इंसान जो बार के अंदर एक वेटर की जॉब करता है, उसके नाम पे 3 घर है, ठीक है, उसके खुद के 3 घर है, और वो घर उसने खरीदा है, ठीक है। उसकी जो सैलरी है, उसकी सैलरी यहाँ पे है $100 सब कुछ, ठीक है। और उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर साल, वो $4000 का पे करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सब जन ऐसे घर खरीदने लग गए, तब प्राइस बढ़ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे सब जन को पता चल गया कि भाई अब डिमांड कम हो रही है, क्योंकि होम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे ना, ठीक है। और सबने बहुत सारे घर खरीद लिए, तो उनके ऊपर लोन बहुत आ गया था। तो सपोज किसी के ने 1 करोड़ का घर खरीदा, तो फिर क्या हुआ, ये डिमांड गिरने लग गई, ठीक है। और जैसी डिमांड गिरने लग गई तो इसके प्राइसेस भी गिरने लग गए, राइट। अब प्राइस गिरेंगे तो जो 1 करोड़ का लोन उसने खरीदा था उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 60 लाख रुपए, ठीक है। तो अब जिसने वो घर खरीदा वो क्या बोल रहा था कि भाई मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए क्यों दूं जब मेरे घर की वैल्यू 60 लाख रुपए हो, ठीक है। तो बैंक क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा घर जो लिया था तुमने लोन पे, उस घर को जब्त कर लेंगे, है ना, और तुम्हारा लोन बिल्कुल क्लियर कर देंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बैंकों को 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया, है ना, राइट। ऐसे एक जन नहीं था, ऐसे हजारों करोड़ों लोग थे जिनके साथ यही हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फंस गई बैंक। बैंक ने सबको लोन बांट दिया, और घर की प्राइसेस जो गिर गई, जो मतलब उनको 50-50 60-60% का लॉस हो गया बैंक्स को। और इस केस में यूएसए की एक बहुत फेमस बैंक थी, ठीक है, लेमन ब्रदर करके, लेमन्स एंड ब्रदर्स। तो वो जो है यहाँ पे डूब गई पूरी की पूरी, क्योंकि जब टाइम अच्छा चालू था तब वो बैंक ने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉयज को फ्री में बोनस दिए, उसको ट्रैवलिंग करवाए, ठीक है, कम पैसा खर्चा किया, राइट। लेकिन जब टाइम खराब आया तब उनके पास पैसे नहीं थे, है ना। तो वो यहाँ पे डूब गए, और क्योंकि एक बैंक डूबी, इसके पीछे ना पूरी दुनिया यहाँ पे रिसेशन में चली गई। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट कितना गिरा था 2008 के टाइम पे, ठीक है। 2008 का क्रैश करीबन करीबन 75 या 68% के आसपास कुछ गिरा था स्टॉक मार्केट,
ठीक है, इन्वेस्टोपीडिया सबसे बेस्ट वेबसाइट है इसको लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या सीखने मिला, देखिए इसके अंदर कितना गिरा था मार्केट, हाँ 69%। ओके, तो यहाँ पे मार्केट कितना गिरा था, बहुत गिर गया था, आप ऐसे समझ लो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूएसए के अंदर नीचे गिरा स्टॉक मार्केट और पूरे दुनिया के अंदर इसके इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, सेम चीज अभी भी हो रही थी। अभी क्या हो रहा था कोरोना के बाद कि 2020 के अंदर सब कुछ लॉकडाउन हो गया है ना। अगर मैं कहूँ कि मुंबई है और मुंबई के अंदर एक दिन अगर लाइन चली जाए पूरी, ठीक है 24 घंटे के लिए, तो क्या होगा, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन कोरोना के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे पूरी दुनिया ने लॉकडाउन कर दिया, यानी कि 6 से 8 महीने तक दुनिया के अंदर कोई काम नहीं चालू था फुल स्केल के ऊपर। ठीक है, तो सोचिए दुनिया को कितना नुकसान हुआ होगा, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसके बाद कंपनी की अर्निंग नीचे जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन उसके स्टॉक प्राइस भी नीचे जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर गए। इसका एक ही रीज़न था, और रीज़न क्या था इसका, कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट था उसके अंदर जो हर सेंट्रल बैंक थी, जैसे आरबीआई हो गया, ठीक है इंडिया का, फेड हो गया यूएस का, ये सब ना पैसा छाप रहे थे। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैसा कौन छाप सकता है, तो सेंट्रल बैंक छाप सकती है। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, पैसा छापा, जो लोन पहले मिलता था 7% के ऊपर, ठीक है, इन्होंने लोन की प्राइस बिल्कुल कम कर दी इंटरेस्ट की, और 0% या 1-2% के ऊपर लोन देना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे लोन लेंगे। ठीक है, अब लोन क्यों लेंगे, आइदर बिजनेस के लिए लेंगे, आइदर होम लोन लेंगे, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि 2020 के टाइम पे से तो अभी तक घर की प्राइजेस बहुत बढ़ गई है, घर की। उस टाइम पे अपन गांव के अंदर भी सुनते थे कि भाई इसका खेत बिक गया करोड़ में, 1 करोड़ में बिक गया, 2 करोड़ में बिक गए, है ना। लेकिन आज के तारीख में यहाँ पे घर की प्राइजेस वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे 2008 के अंदर हुई थी, ठीक है, सेम चीज़ अभी भी हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम थे, घर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, और अभी घर की प्राइसेस नीचे नीचे गिर रही है हर इसमें। आप देखेंगे आगे बहुत सारी न्यूज़ आएंगी जब लोगों ने घर के लिए लोन लिया है 1 करोड़ रुपए का, और एक्चुअली में उनकी घर की वैल्यू ही 50 लाख रुपए रह जाएगी, तो क्या वो लोन ले वापस करेंगे, तो नहीं करेंगे, डिफॉल्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड चीज, अब सपोज दैट किसी ने बिजनेस के लिए लोन लिया 1 करोड़ का, ठीक है, तो उसको तो कम इंटरेस्ट में मिल गया, 1 या 2% के इंटरेस्ट में। ठीक है, अब क्योंकि लोन का इंटरेस्ट कम हो गया, तो जो अपना सेविंग अकाउंट था, जो एफडी था, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होकर यहाँ पे 4% 5% पे आ गया था। ठीक है, एफडी का। तो अब लोग क्या सोचने लग गए कि भाई मैं 4% इंटरेस्ट क्यों कमाऊँ, है ना। उससे अच्छा मैं क्या करता है, 1 लाख में से मेरे को अभी कितना काम है, तो अभी मेरे को 50 लाख का काम है। ठीक है, तो रिमेनिंग 50 लाख रुपए मैं क्या करता हूँ, स्टॉक मार्केट में डाल देता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा था, आईपीओ आ रहे थे स्टॉक मार्केट में, सब जन पैसा बना रहे थे, है ना। तो जहाँ पे उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, वहाँ पे वो सोचते हैं यार मेरे को 50% रिटर्न तो मिल ही जाएंगे 1 साल में स्टॉक मार्केट में, जो कि मिले भी है। ठीक है, तो क्योंकि इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा था, तो यहाँ पे स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही थी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी स्टॉक की, है ना। उसके अंदर कोई भी फंडामेंटल नहीं था कि कमाई हो रही थी ये वो। फिर क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे हर सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फेड है, ठीक है, यूएसए का सेंट्रल बैंक है, इसका टारगेट रहता है कि जो इन्फ्लेशन है यूएसए में, ये 0% से लेकर तो 2% के बीच में रखना। ठीक है, मतलब महंगाई दर 2% के आसपास। ठीक है, अगर 2% से 1% भी ऊपर चले गया ना, तो ये पैनिक कर जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो रेट है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ये यहाँ पे 2 या 3% का ही रहता है। ठीक है, यूएसए के अंदर अभी पता है यूएसए का जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे 10% का है। ठीक है, यानी कि उसका जो लिमिट है उससे 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है 2-3% का होना चाहिए, वो आज के टाइम पे 4.75% का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अब इससे क्या होगा,
जिसने सपोज 1 करोड़ का लोन निकाला है, ठीक है, उसने जब लोन निकाला था तब 1% का इंटरेस्ट रेट था, मतलब उसको हर साल यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख रुपए पे करने पड़ रहे थे, ठीक है, 1 लाख रुपए बढ़ रहे थे उसके, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये 1% से अब बढ़ गया है 4.5%, यानी कि 5% पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ रहा है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं पे करने पड़ रहे, अब उसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये और बढ़ते जाएगा और उसका कंपाउंडिंग होगी, यहाँ पे उसको 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है, जबकि उसकी घर की वैल्यू ही 60 लाख रुपए रही। तो आप बताइए ऐसा कौन सा इंसान है जो ऐसे पे करेगा 2 करोड़ रुपए, कोई नहीं करेगा, है ना। तो इसकी वजह से बैंकों को नुकसान हो सकता है, राइट। और इसी को अपन बोलते हैं, और जब नुकसान होगा तब उसको बोलते हैं बैंकों का एनपीए, ठीक है। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के रहने दिया था इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, क्योंकि इसके ऊपर आपको स्टोरी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैंक का जो 1 करोड़ का लोन था, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट थी ना, तो उसके पास ये प्रिंसिपल 1 करोड़ रुपए आया 2 साल बाद, ठीक है, ना ही उसके पास उसका इंटरेस्ट आया जो वो कमाना चाहता था 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, 2 करोड़ था ना टोटल, तो ना इंटरेस्ट आया ना प्रिंसिपल आया, उल्टा उसको प्रिंसिपल का भी 40% का लॉस हो गया, 40 लाख रुपए का लॉस हो गया उसको, है ना। तो यहाँ पे ये जो उसका घर है इंसान का, ये हो गया इसके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए, यानी कि अब उससे वो एसेट तो है लेकिन उससे कोई कमाई नहीं आ रही है, तो बैंक का नुकसान होगा। और अगर किसी भी देश की बैंक अगर डूबना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे एक एक करके सब जन डूब जाएंगे, जैसे अपन ने 2008 के अंदर देखा, राइट। और इसी की वजह से आप अभी देखेंगे कि बहुत सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती है जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर एफडी बना के देती है, 10% 12% की एफडी, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे अजीब अजीब नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो ये था, ये बहुत लोग डालते थे यहाँ पे, और धीरे धीरे अब क्या होगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ना, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नीचे गिरेंगी और डूब जाएंगी। तो इसके लिए इसके ऊपर जो फ्रॉड है ये भी बढ़ जाएंगे सोसाइटीज के ऊपर के। तो ये सब एक चेन है, और ये चेन की शुरुआत कभी भी एक कंपनी डूबने से होती है किसी भी कंट्री की। जो कंट्री अभी अपनी है इंडिया, वहां पे ये कंपनी है अडानी की, ठीक है। यूएसए में ये 2008 में क्या थी, 2008 में थी ये लेमन ब्रदर्स, ठीक है, लेमन एंड ब्रदर्स, ये यूएसए में थी। इंडिया में है ये अडानी, ठीक है। चाइना के अंदर कौन सी कंपनी थी, चाइना के अंदर 2021 में एक कंपनी पूरी डूब गई है, उस कंपनी का नाम था एवरग्रैंड, ठीक है, एवरग्रैंड। क्योंकि एवरग्रैंड क्या करता है, लोगों को घर बना के देता है, ठीक है। अब जब घर की डिमांड ही कम हो गई है तो घर के लोन वापस कोई नहीं कर रहा चाइना के अंदर, और उसकी वजह से एवरग्रैंड को पैसे नहीं मिल रहे थे और ये डूब गई, बिल्कुल डूब गई, ठीक है। जबकि ये चाइना की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है, जो घर बनाती थी। आप सोचिए चाइना की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, मतलब आप ऐसा इमेजिन करिए, अभी रिलायंस जितना बड़ा है ना, ठीक है, रिलायंस तो बहुत बड़ा है, मैं बोलता हूँ सिर्फ HDFC बैंक, ठीक है। अगर आप सुबह उठे और आपको दिखा कि HDFC बैंक बंद हो गया, तो आप सोचिए क्या हालत हो जाएगी देश की, है ना। अब HDFC बैंक से तो कहीं गुना बड़ी थी ये एवरग्रैंड कंपनी, जो रातों रात बंद हो गई, ठीक है। और अभी अडानी के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, उसके स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बैंक बोल रहे हैं कि उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, राइट। क्योंकि वो बोल रहे कि हमने सिर्फ 1% ही लोन दिया था अडानी को, हाँ 30,000 करोड़ 40,000 करोड़, लेकिन कोई ये पूछे कि SBI जो है, SBI को प्रॉफिट कितना हुआ अभी तक पिछले 10 साल के अंदर, अगर कंबाइन करके प्रॉफिट निकाले ना, तो यहाँ पे SBI को पिछले 10 साल के अंदर कंबाइन प्रॉफिट नहीं हुआ, इसको उल्टा लॉस हुआ होगा 50,000 करोड़ का, और उसके अंदर 30,000 करोड़ और जोड़ लो आप, तो सोचिए कितना लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये रीजन था जिसकी वजह से फंडामेंटली क्या था कि नए नए पैसे आ रहे थे, अब ये पैसे कभी ना कभी तो अंदर जाएंगे वापस। तो सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को पता था कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा, ठीक है, और जितने भी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं बहुत ऊपर, वो नीचे गिरेंगे। और जैसे 2008 के अंदर स्टॉक के प्राइसेस 80% 85% नीचे क्रैश कर गए थे,
वैसे ही अभी भी दुनिया के अंदर 85% क्रैश कर जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले क्रैश करने वाले रहेंगे पेनी स्टॉक। ठीक है, जो भी पेनी स्टॉक 1 रुपये से 50 रुपये गया ना, वो सब वापस 1 रुपये पे आ जाएगा और सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और अभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे, अगर मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस, सारे जो स्टॉक है यहाँ पे ये कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखा रहे हैं। आप इसका ऑल टाइम मतलब पिछले 2 साल का हाई कंपेयर करिए और अभी कंपेयर करिए। इसका हाई था यहाँ पे 225 रुपये। ठीक है, ये गिरा नीचे और इसने लो टच किया यहाँ पे कितना, 80 रुपये का। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 66% फॉल कर दिया, 66% नीचे गिर गया स्टॉक। राइट, अडानी के 80% नीचे गिर गए। इवन अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी, हाँ अडानी ग्रीन तो 80% नीचे गिर गया। वही तो, वो भी यहाँ पे 80% क्रैश कर गया। ठीक है, उसके अलावा बड़े बड़े स्टॉक, हाँ मतलब 75-80 के आसपास। और फिर जितने भी बड़ी स्टॉक है, ठीक है, जैसे बाटा इंडिया है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा क्रैश कर गए। कौन था? ओके, टाटा पावर, ओके, हाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, टाटा पावर का ऑल टाइम हाई कितना था, तो इसका ऑल टाइम हाई था 300 रुपये का। ठीक है, अभी ये शुरू 200 रुपये के ऊपर, यानी कि 33% की यहाँ पे कंसोलिडेशन ये हो गई फॉल। ठीक है, अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, यहाँ पे टाटा पावर के पास नए नए बिजनेस आएंगे, है ना, तो ऑब्वियसली ये बात सही है। अब आप देखना, ये पिछले 2 साल के अंदर कितने रुपए से कितने रुपए पे गया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये सिर्फ 34 रुपए का स्टॉक था, जो बढ़ के हो गया था 300 रुपए 2 साल के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि टाटा पावर का फंडामेंटल सेम है, वो बोल रहा है कि वो प्रॉफिट इतना कमा रहा है कि वो 300 रुपए जस्टिफाई कर सकता है। तो ये देखने के लिए अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था, वही सारे अपन बेसिक से ये कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि टाटा पावर और नीचे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है। राइट, देखिए टाटा पावर, कभी भी स्टॉक को प्राइस से जज मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या है देखने के लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, नंबर 1 स्टेप हमने देखी थी, सबसे पहली चीज है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर के पास है कांस्टेंट शेयर, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1% की प्लेजिंग है शेयर्स की, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कितनी है टोटल, इन दोनों को मिला के है 25%। ठीक है, 25% बड़े लोगों के हाथ में है, और आप देखेंगे बड़े लोगों के अंदर ये कम कम करते जा रहे हैं अपने होल्डिंग। अगर आप देखेंगे तो 2020 के 12वें महीने के मतलब 3rd क्वार्टर के अंदर क्या था, 24% हिस्सेदारी, 24% हिस्सेदारी किसके पास थी, तो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और कंपनीज के पास थी। ठीक है, जो कि गिर कर अब सिर्फ आ गई 14% के पास। ठीक है, तो ये बच्चे वाले 10% किसके पास गए, क्या ये FII ने खरीदे, तो आपको दिख रहा है FII के 12.5% थे पहले और अभी 9.5%, मतलब इसने भी 3% माल बेचा, तो टोटल 13% जो माल बिका है वो किसने खरीदा है। ठीक है, ये प्रमोटर ने भी नहीं खरीदा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा की सारा पैसा यहाँ पे डाल रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, तो सारा पैसा यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर डाल रहा है और स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर रहा है। ठीक है, फिर आप आते हो और इसकी कंपनी की अर्निंग देखते हो कि कमाई कितनी है कंपनी की। तो इसके लिए आपने क्या देखा
अभी जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कंपनी का, वो है 21 रुपये का, और इसका जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 13 रुपये का। यानी कि ये इसकी इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ज़्यादा है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जो कि एक बुरी बात नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ज़्यादा ट्रेड कर रहा है तो ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर है, बुरी बात नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क का सही है, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये ओवर वैल्यूएड थोड़ा। फिर अपन क्या करते हैं, जाते और देखते कि क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है सही में कि लॉस ही हो रहा है। जस्ट सेकंड, क्या हाँ, तो वो अपन एक एक करके चलते हैं। जैसे अभी अपन ने पी देखा, पी अभी थोड़ा सा ओवर बॉट रीजन में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला मोमेंट है। फिर अपन आते हैं, अपन रेशोज देखेंगे, ठीक है। रेशोज के अंदर अपना क्या क्या था कि भाई जो आर था वो मिनिमम 15% होना चाहिए, जो आर है ये मिनिमम 15% होना चाहिए, और जो रिटर्न ऑन एसेट है ये मिनिमम 10% होना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टाटा पावर जो है ये अभी एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है अपने लिए, ठीक है। इसके अंदर अब जो अगर अपन माने तो अपने हिसाब से अपने को टाटा पावर के अंदर 1 रुपया भी नहीं डालना है, चाहे ये 300 से 3000 हो जाए, ठीक है। अपने को यहाँ पे पैसा नहीं डालना है, राइट, क्योंकि एक्चुअली में ये रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं जस्ट कि भाई इसने प्रॉफिट कितना कमाया है, इसके रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट देख लेते हैं फाइनेंशियल्स में कि अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो अच्छी बात है। देखिए इसका जो एसेट है ये तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सेकंड, अब प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट कमा रहा होगा, जब एसेट इतने बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो देखते कितने बढ़े। तो यहाँ पे जो इसकी सेल्स है वो तो ऑब्वियसली हर साल बढ़ी है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से इसकी सेल जो है, जो ये 32,000 करोड़ की सेल कांस्टेंट कर रहा था, अब वो 54,000 करोड़ की हो गई है, ठीक है। तो सेल्स के अंदर तो बहुत मैसिव जंप देखने मिले, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रॉफिट के अंदर भी उतनी बड़ी जंप होनी चाहिए थी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, यहाँ पे इसका अनइक्वल प्रॉफिट है। 2014 के अंदर लॉस में था, फिर 400 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 600 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। फिर अचानक से उसके अगले साल लॉस, फिर उसके अगले साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, फिर बहुत और ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। और 1300 करोड़ से सीधा प्रॉफिट डीप हुआ 2020 के अंदर। कितना डीप हुआ? 1300 करोड़ से सीधा 300 करोड़ के ऊपर, ठीक है। फिर हुआ 600 करोड़, फिर अभी पिछले 3 साल से इसका जो प्रॉफिट है ये 600 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है, 3 साल हो गए, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको दिख रहा है कि भाई इसका सेल्स तो बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, लेकिन इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। और अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, वो भी कंसिस्टेंटली, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जैसे ये इनकंसिस्टेंट है ना, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कोई कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ेगा तो कल क्या होगा पता है? कल इसका प्रॉफिट हो जाएगा एकदम 3,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो स्टॉक जो है यहाँ पे 300 रुपए से लेकर सीधा 3,000 रुपए पे पहुंच जाएगा सपोज, ठीक है। और उसके अगले साल इसका बिल्कुल लॉस हो जाएगा 1,000 करोड़ का, तो आपको ये निकलने का मौका भी नहीं देगा, ये 3,000 रुपए से वापस आ जाएगा 300 रुपए के ऊपर, तो आप फंस जाओगे इसके अंदर, राइट। तो अपने को ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसी तरह से अपन एनालिसिस करते हैं सब कुछ। डन। अडानी, हाँ हाँ, अडानी के सारे जो छोटे स्टॉक है, जैसे अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पावर, ठीक है, अडानी विल्मर, ये सब तो लोअर सर्किट मार रहे हैं 5%, 10% के, ठीक है। सिर्फ अडानी पोर्ट्स है जो यहाँ पे पॉजिटिव में है 1% और इंटरप्राइज भी 1-2% पॉजिटिव है।
हाँ सरकार ना अभी सरकार अभी खुद बाइंग नहीं कर सकती उसके स्टॉक के अंदर। ठीक है, इसके दो रीजन है। सबसे पहले अगर सरकार अभी डायरेक्टली बाइंग करना स्टार्ट कर देंगी तो इलेक्शन सारे 2024 में सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इसको सपोर्ट किसका है। ठीक है। नंबर टू, कि भाई सरकार ऐसी इसमें पैसा लगाएगी जो प्रॉफिटेबल है बिजनेस। ठीक है। और सरकार कभी भी खुद बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। जैसे वोडाफोन आइडिया के अंदर भी तब तक सरकार ने पैसे नहीं लगाया था जब तक वोडाफोन आइडिया बिल्कुल डूब नहीं गई थी। ठीक है। नहीं तो फिर कनेक्शंस खुल जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे अडानी के अंदर सरकार तो पैसा लगाने से रही है अभी, राइट। हाँ, जो वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया, ये बेसिकली सरकार ने यहाँ पे 40% की इक्विटी जरूर ली है, लेकिन आपको सोचना है कि क्या ये स्टॉक, ठीक है, वोडाफोन आइडिया स्टॉक जितना हाई पहले था, ठीक है, 200 रुपए 300 रुपए के ऊपर हाई था इसका आज से कुछ साल पहले, तो क्या वो प्राइस के ऊपर जा सकता है अभी 7 रुपए से? तो मैं बोलूंगा नहीं जा सकता। ठीक है, इसका हाई था 100 रुपए का, तो क्या ये 100 रुपए पे वापस जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी ली है। ठीक है। यहाँ पे जियो और एयरटेल के पास अंधाधुंध पैसा है, वो कितना भी पैसा मार्केटिंग के ऊपर डाल सकते हैं, राइट। लेकिन वोडाफोन आइडिया के पास पैसा नहीं है। उसका शेयर प्राइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपए से 15 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, वो भी अगर आपका दिन अच्छा रहा, आपने सही टाइम पे पकड़ लिया तो। लेकिन इससे ज़्यादा वो अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट, शेयर कब भागता है? जब प्रॉफिट कमाती है कंपनी, है ना। और ये कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी कैसे? जब आपके पास वोडाफोन आइडिया का ये सिम नहीं है, मतलब ज़्यादा जो यंग बच्चे हैं जो नेट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिचार्ज करते हैं, वो आजकल वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसे नहीं है, कभी सिम का नेटवर्क आता है कभी नहीं आता है ना। मेरे खुद के रूममेट्स के पास था, उन्होंने पोर्ट करवा लिया क्योंकि यहाँ पे रेंज नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिजनेस इतना बढ़िया नहीं है। गवर्नमेंट ने इसलिए लिया सर क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया निकल जाता तो प्लेयर्स कौन कौन है? एक है जियो, एक है एयरटेल, एक था वोडाफोन आइडिया, ठीक है, और एक है BSNL। बाकी सब तो निकल गए थे 2016 के बाद जब जियो आया। ठीक है, तो अगर सपोज BSNL अभी लॉस में चल रही है और BSNL का सिग्नल सबसे ज़्यादा ऐसे प्लेसेस पे आता है जहाँ पे किसी का सिग्नल नहीं आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बिजनेस से फायदा नहीं होता है, लेकिन ये इसको रखते हैं क्योंकि अगर मार्केट के अंदर डुओपोली हो गई और वोडाफोन आइडिया भी निकल गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एयरटेल और जियो ना कंबाइन मीटिंग कर लेंगे और ये बोलेंगे कि भाई हम 3 महीने का रिचार्ज देंगे और 1000 रुपए के ऊपर देंगे। ठीक है, दोनों के दोनों साथ में। तो क्या होगा? कस्टमर को ना यहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, दोनों सेम प्राइस है, तो और अपने को लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही महंगा हो जाए अपन ले ही लेंगे, क्योंकि अब अपने को आदत होगी नेट की, राइट। तो यहाँ पे डुओपोली होने के बाद क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी और ये अलग अलग रीजन देंगे कि भाई टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये अपने मन से चलाए कभी भी रूल्स, इसलिए इसने ये बाकी दोनों को खरीद लिया, राइट। क्योंकि एटलीस्ट कोई तो कंपेटिटर रहो। अगर ये 1000 रुपए का दे रहे हो तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे 800 रुपए का भी दिया तो इनको डर लगेगा ना कि कहीं वोडाफोन में ना शिफ्ट हो जाए, तो ये उसका रीजन रहता है। और हम जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से क्या स्टार्ट करेंगे? अभी अभी भी अपन ने देखा है कि चार्ट को कैसे रीड करना है ना। अब इसी टेक्निक का यूज करके चार्ट को रीड करना सीख गए अपन, इसी का यूज करके अपन आगे क्या करेंगे? अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेंगे, FNO। ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कोई प्राइस बेसिकली नीचे गिर सकता है या ऊपर जा सकता है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हो, इक्विटी के अंदर तो सिंपल है, आपको सीधा वो प्राइस के ऊपर खरीदना है 120 रुपए पे, ठीक है, 140 पे आया 140 पे बेच दो, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग आजकल कर रहे हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे FNO कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और बहुत ज़्यादा अवार्ड भी देता है, मतलब आपके पैसे सीधा मल्टीप्लाई हो जाते हैं कुछ ही टाइम में।
तो अपन इसको कल से सीखेंगे डिटेल में जाकर कि कैसे आपको ये करना है, सारे टेक्निक्स क्या रहती है इसकी। ठीक है, ओके सर, चलिए बाय, गुड नाइट।